चैप्टर 2308 चांद पर बीते हुए घटनाक्रम 1। जब झंगी और उनकी टीम रेडिएंट मून एम्पायर पहुंची तो वहां के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। रेडिएंट मून एम्पायर के लोग उनसे ना अधिक गर्मजोशी से मिले और ना ही ठंडेपन से। जो व्यक्ति उनसे मिला वो 7th मून गार्डियन एक्साइव लियूनियन थी, जिन्हें वो पहले भी मिल चुके थे। उनके चांदनी जैसे चमकते हुए सिल्वर आर्मोर, जो लगभग पारदर्शी नजर आते थे, मून पैलेस की रोशनी में चमक रहे थे। वो देखने में किसी बेहद कीमती पोर्सलेन डॉल जैसी लग रही थी। जब झंगी और उनकी टीम अंदर पहुंची तो उनकी मुलाकात रास्ते में बेंजामिन मॉर्गन और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल से हुई। दोनों पक्षों ने थोड़ी सी जानकारी आपस में साझा की और फिर वे लोग डार्क मून एम्पायर की तरफ रवाना हो गए। रेडिएंट मून पैलेस की शैली उजली, भव्य और विशाल थी। इसका टेक्नोलॉजी लेवल भी डार्क मून एम्पायर के बराबर था, लेकिन ये जगह ज्यादा आरामदायक और शांत महसूस होती थी। आखिरकार पृथ्वी के लोग भी उजाले से भरे वातावरण को अधिक पसंद करते हैं। शी युए लियूनियन ने ज्यादा बात नहीं की, ना ही झंगी से औपचारिक अभिवादन किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक्सयूएन युए एफियामिंग ने कुछ बातें अभी तक स्पष्ट नहीं की है। शायद उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि आग का बीज, फायर सीड, डार्क मून एम्पायर के एक शैडो वॉरियर ने चुराया था। इन शब्दों का मतलब गहरा था और जैसा उम्मीद थी, झंगी और बाकी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। एक्सयूएन युए एफियामिंग ने सिर्फ इतना कहा था कि फायर सीड खो गया है, लेकिन ये नहीं बताया कैसे खोया। लेकिन अगर ये डार्क मून एम्पायर ने चुराया तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। डार्क मून एम्पायर के लोग आग का बीज क्यों चुराएंगे? क्या वे वास्तव में समाल को आजाद करवाना चाहते हैं? झूकिया खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। एक्साइव लियूनियन ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने अपने लंबे सुडौल पैरों को क्रॉस कर रखा था। जब उनके आर्मोर का मध्य हिस्सा उजागर होता तो वो सफेद मुलायम प्रकाश का एक एब्सोल्यूट डोमेन जैसा दिखाई देता। उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर शांत स्वर में कहा, कौन जानता है, आखिरकार वे दृक देवताओं द्वारा निर्मित निम्न स्तर के जीव हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ लोग दानव देवता की पूजा कर मुहर तोड़ने का सपना देखते हैं। डार्क मून एम्पायर के अंदर हमेशा से एक ऐसा गुट मौजूद रहा है जो समाल के मूल रूप में लौटने की कामना करता है। वे पागल लोग हैं जो मुहर तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्रायन हैरानी से बोला, रिटर्न फैक्शन? लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? क्या मुहर टूटने पर वे खुद भी नष्ट नहीं हो जाएंगे? एक्साइव लियूनियन ने ठंडे स्वर में कहा, यही वजह है कि वे पागल हैं। क्या एक पागल इंसान की सोच सामान्य लोगों जैसी होती है? झंगी ने सिर पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। एक फैनाटिक, जो लोग किसी देवता या दानव पर फैनाटिकल विश्वास रखते हैं, वे अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। एक्साइव लियूनियन ने आगे बताया, हमने जांच कर ली है। जिसने फायर सीड इंस्टेंट मीटियोर चुराया है उसका नाम फेंगू है। वो शैडो वॉरियर लीजन का एक बेहतरीन सदस्य है। अगर वो पुरुष न होता तो भविष्य में वो ब्लैक मून प्रीस्ट बनने की सबसे अधिक संभावना रखता। उसने सेरेमनी से पहले स्पार्क चुराया और सीधे डार्क सन फॉरेस्ट भाग गया। झंगी ने उसके नाम और स्पार्क को याद कर लिया। अब एक्साइव लियूनियन सीधी होकर बैठी और नीचे खड़े पृथ्वीवासियों की तरफ देखने लगी। तो पृथ्वी से आए यात्रियों, क्या तुम लोग डार्क सन फॉरेस्ट जाकर फायर सीड वापस लाने को तैयार हो? उनकी आवाज ठंडी थी, चेहरा भावहीन, और उनमें बिल्कुल भी सिंसेरिटी नहीं थी। लेकिन झंगी इस भावना को पहचानते थे। उन्होंने पहले भी ऐसा ही व्यवहार हेवनली पैलेस के जीवों में देखा था। मूनलिट क्लैन, जिन्हें ईहेन क्लैन ने बनाया था, उनमें एक ऊंचा दिव्य गुण मौजूद था। झंगी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हथेली ऊपर की ओर। हमें जानकारी चाहिए और विचार करने के लिए समय। एक्साइव लियूनियन ने सिर हिलाया और डार्क सन फॉरेस्ट की जानकारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद
झंग यी ने पूरे मूनस्टार क्षेत्र का निरीक्षण करने का प्रस्ताव रखा। इस बार एक्साइव लियूनियन ने बिना झिझक के इसकी अनुमति दे दी। उनकी इतने आसानी से सहमति देख झंग यी हैरान हुए। वो मुस्कुराकर बोले, क्या आपको डर नहीं कि हम मौके का फायदा उठाकर जासूसी करें? आप हम पर इतनी आसानी से भरोसा कर रही है? पहली बार एक्साइव लियूनियन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें हमारे पूर्वजों की खुशबू है, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने चुना। वे गलत नहीं हो सकते। झंग यी को तुरंत याद आया, उन्हें और एक्साइन को 4 नाइट्स ऑफ ईहेन क्लैन ने चुना था और उन्होंने 14.8 बिलियन ईहेन जाति की स्पिरिचुअल ओशन का बैप्टिज्म भी झेला था। एक ईहेन क्रिएशन होने के नाते एक्साइव लियूनियन इस ऑरा को महसूस कर सकती थी। तो क्या एक्लिप्स यान की हॉस्टिलिटी का कारण यही था? लेकिन एक्लिप्स यान ने कहा था कि झंग यी में समाल जैसी ऑरा है। ये कैसे संभव है? झंग यी उलझन में थे, लेकिन शुक्र है अभी कोई जल्दबाजी नहीं थी। चांद की वर्तमान स्थिति देखते हुए ल्यूनेरियंस खुद को बलिदान करके सील को मजबूत कर रहे थे। मून स्टार के टुकड़े तुरंत नहीं टूटेंगे। एक्साइव लियूनियन ने उन्हें रुककर आराम करने के लिए कहा, लेकिन झंग यी ने विनम्रता से मना कर दिया। वेटिकन और कोलंबिया के लोग ल्यूनेरियन इनहैबिटेड जगह में रहना चाहते थे, लेकिन झंग यी को इसकी जरूरत नहीं थी। अब वो किसी भी एम्पायर पर पूरा भरोसा नहीं करते थे। दोनों राष्ट्र उनकी टीम को फायर सीड खोजने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और डार्क सन फॉरेस्ट को लेकर क्या सच में वहां अर्थलिंग्स के लिए खतरा नहीं? कौन जानता है, जब पर्याप्त जानकारी इकट्ठी हो गई तो झंग यी और उनकी टीम वापस लौटने लगे। बाहर पहुंचते ही झंग यी ने ड्रीमर जहाज निकालकर सबको आराम दिया। स्काईजी फोर्ट्रेस वो अभी नहीं निकालेंगे। वह भी उनका एक हथियार है और वो अभी भी ल्यूनेरियन से सावधान है। उनकी असली ताकत ज्यादा दिखाना समझदारी नहीं। उन्होंने रेडियो से वेटिकन और मॉर्गन को संदेश भेजा और सभी को वापस आने का आदेश दिया ताकि आगे की योजना पर चर्चा की जा सके। ड्रीमर पर बैठकर वे लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे। तब जाकर दूसरी टीम पहुंची। ये उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उनके टीम में झंग यी जैसा स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर नहीं था जो विशाल स्पेसशिप कहीं भी साथ ले चले। वे केवल ल्यूनर रोवर जैसे प्रिमिटिव वाहनों से सफर कर सकते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से देर से पहुंचे। ड्रीमर के अंदर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। हर किसी के चेहरे पर सोच की लकीरें थी। दोनों एम्पायर्स ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी थी। अब उन्हें सच-झूठ, उपयोगी, बेकार, सभी बातों को अलग अलग छांटना था। ड्रीमर के कैबिन्स में 100 से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकते थे। झंग यी ने सीधे कहा, हमारी जुटाई हुई इंटेलिजेंस लगभग एक जैसी है, लेकिन शायद कुछ सूक्ष्म अंतर हों। पहले हम अपनी जानकारी आपस में साझा करें। चैप्टर 2339 चांद पर बीती घटनाएं 2। हर किसी ने अपनी सुनी हुई जानकारी दोहराई, जो अधिकतर एक जैसी थी। बस कुछ छोटे अंतर थे जिन्हें बाकी लोगों ने मिलकर पूरा कर दिया। तो अब झंग यी ने कंधे उचकाए। चलो अपने अपने विचारों की बात करते हैं। वो आगे की कुर्सी पर बैठा था, इस अभियान में सबसे शक्तिशाली मानव, कम से कम उसकी अपनी दृष्टि में, और वास्तव में वो सबसे अधिक शक्तिशाली था। हालांकि अन्य लोग उसकी असली शक्ति नहीं जानते थे। झंग यी ने यांग जिंगसिन की ओर देखा। एक्साइन, तुम पहले। थिंक टैंक सदस्य यांग जिंगसिन का सुझाव वही था जिसकी झंग यी को उम्मीद थी। सब जानते थे कि यांग जिंगसिन बुद्धिमान है और अतीत की बड़ी लड़ाइयों में भाग ले चुके अधिकांश लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। यांग जिंगसिन खड़ी हुई और झंग यी के पास आकर खड़ी हो गई। उनकी ठंडी आंखों में गंभीरता की चमक थी। जो जानकारी हमारे पास है वो हमें रेडियंट मून एम्पायर और डार्क मून एम्पायर जैसे 2 महान राष्ट्रों से मिली है। मौजूदा स्थिति में उनके हमारे प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादे नहीं है। आखिरकार हमारी टीम इतनी मजबूत है
कि इस जटिल समय में कोई भी ऐसे शक्तिशाली शत्रु नहीं चाहता, लेकिन उनके शब्दों में झूठ भी छिपा होगा। हमें फिलहाल उन पर हमले की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें स्वयं जानकारी इकट्ठा करनी होगी, चांद के वातावरण की खोज करनी होगी और चांद के पतन, कोलैप्स का असली कारण पता लगाना होगा। उन्होंने अपनी 5 उंगलियां उठाई। 5 दिन चांद के दूर वाले हिस्से, फार साइड के क्षेत्र को देखते हुए 5 दिन इस जगह की पूरी तरह से खोज के लिए पर्याप्त है। उन्होंने जोर देकर कहा, याद रखना, मून पीपल की बातों पर आसानी से विश्वास मत करना। अपनी आंखों और अपने दिमाग से निर्णय लेना। बेंजामिन मॉर्गन ने अपने चश्मे ठीक किए। यह बढ़िया सुझाव है, लेकिन सवाल यह है, क्या वे हमें इतनी आजादी से खोज करने देंगे? यांग जिंगसन शांत स्वर में बोली, अगर उनकी बात सच है और उन्हें हमारी मदद फायर सीड वापस लाने के लिए चाहिए, तो उन्हें यह शर्त माननी ही पड़ेगी। यह परस्पर लाभ का मामला है। कोई किसी के सामने भीख नहीं मांग रहा। शायद उनसे अधिक बेचैन हम नहीं हैं। 10 ब्लैक मून प्रीस्ट्स या मून गार्डियंस का बलिदान, यह स्पष्ट रूप से दोनों ल्यूनेरियन एम्पायर्स नहीं चाहती। बेंजामिन मॉर्गन ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। खोज, सर्च की बात है तो हमारी कोलंबियन टीम इसका नेतृत्व कर सकती है। आखिरकार हम यहां के भौगोलिक क्षेत्रों से ज्यादा परिचित हैं। कोलंबिया के पास चांद की खोज का वर्षों का अनुभव था। यांग जिंगसन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। बाकी सभी ने यांग जिंगसन के सुझाव से सहमति जताई, क्योंकि फिलहाल जानकारी बहुत कम थी और जानकारी हासिल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उस शाम सभी अलग अलग जाकर आराम करने लगे। कोलंबियंस और चर्च के सदस्य अपने जहाज पर लौट गए। ये नहीं कि वे ड्रीमर पर रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन झंग यी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, तो मजबूरन उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ा। उस रात चांद पृथ्वी के पीछे आ गया, विशाल ग्रह की छाया में डूबते ही। डरावनी अंधेरा और ठंड ने उसे घेर लिया। तापमान अचानक गिर गया और ठंड की लहरें फैल गई। लेकिन झंग यी और उनकी टीम इस वातावरण की आदी हो चुकी थी। उनके कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स चरम परिस्थितियों के लिए अनुकूल थे। ड्रीमर का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम सक्रिय करके झंग यी नींद में डूब गया। डार्क मून एम्पायर, समाल की स्पिरिचुअल विल से बना विशाल भूमिगत साम्राज्य, जो समाल की स्पिरिचुअल विल के मिटते ही समाप्त हो जाएगा। अंधेरे में फैली एक लंबी नीली गलियारे जैसी राह, जो विशाल गहराई, अबिस को पार करती हुई अज्ञात गहराइयों तक ले जा रही थी। आकाश में लटकता नीला पूर्ण चांद अजीब सी चमक छोड़ रहा था। एक आकृति उस गलियारे के सिरे से धीरे धीरे आगे आई और कदम बढ़ाए। उसने खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की। वो ब्लैक मून प्रीस्टेस के भव्य और गंभीर ब्लू रोब में थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे मौजूद विशाल काले चांद ने उसकी पहचान स्पष्ट कर दी। वो थी 7वीं ब्लैक मून प्रीस्ट, एक्लिप्स मून यान। उसकी लंबी सफेद सुडौल उंगलियां आपस में जुड़ी थी। उसका माथा झुका हुआ था और उसके चारों ओर एक विचलित कर देने वाला वातावरण फैला हुआ था। वो इस अनंत गलियारे पर जाने कहाँ जा रही थी, समझ पाना कठिन था। लेकिन जैसे ही वो आगे पहुंची, एक और आकृति विशाल स्तंभ के पीछे से बाहर आई। 7th प्रीस्ट, तुम कहाँ जाने की योजना बना रही हो? पीछे से एक ठंडी स्पष्ट आवाज उभरी। वो व्यक्ति काले चोगे, ब्लैक रोब में था और उसकी आवाज बिना किसी भावना के सीधी सी थी। एक्लिप्स मून यान ने उसे महसूस किया और उसकी आवाज गहरी हो गई। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हां, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैंने महसूस किया कि तुम कुछ बुरा करने की तैयारी में हो। उस परछाई की आवाज ठंडी थी। वो शी युयान से दूर खड़ी थी। फिर भी उसके और एक्लिप्स मून यान के बीच एक सिहरन पैदा हो रही थी।
एक्लिप्स मून यान ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति निस्संदेह कठोर और ठंडी थी। अर्थलिंग्स का आगमन अच्छा संकेत नहीं। वे बहुत कमजोर हैं और उनमें ड्रग्स की गंध है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। छायासी आकृति ने पूछा, ओ, तो तुम उन्हें मारना चाहती हो? एक्लिप्स मून यान ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें यहां से निकाल दो, वरना वे हमारी योजनाओं को प्रभावित करेंगे। योजना? बलिदान की योजना? तुम सचमुच अपनी ही जिंदगी से फ्लेम इग्नाइट करने वाली हो? यह उनसे कहीं बेहतर है कि उन्हें यहां रखा जाए, जो अज्ञात परिणाम पैदा कर सकते हैं। यह कहकर शी युए यान मुड़ी और आगे बढ़ी, लेकिन तभी पीछे से व्यंग्यात्मक हंसी की आवाज आई। एक्लिप्स यान, तुम झूठ बोल रही हो। एक्लिप्स मून यान की चाल अचानक रुक गई। काले चोगे के नीचे कोई चेहरा नहीं था, बस एक गूंजती हुई खाली हंसी जो उस अंधेरी गहराई के ऊपर गूंज रही थी। तुम उन्हें बचाना चाहती हो, उन्हें यहां से निकालना चाहती हो, सही? एक्लिप्स मून की पुतलियां सिकुड़ गई और वह मुड़ी। मैं उन्हें क्यों बचाऊं? छाया रूपी महिला धीरे धीरे पास आती रही, और जैसे जैसे वो बढ़ी, उसके पीछे की जगह स्याही से रंगी तरह अंधेरा होने लगी। एक अपशकुनी शक्ति वहां फैल रही थी। वे चले गए तो हम ऐसी बेहतरीन फायर स्पार्क अपनी जगह बलिदान के लिए कहां ढूंढेंगे? और वे मेरी योजना का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्लिप्स मून यान अब अपनी बात छिपा नहीं पाई और निम्न स्वर में बोली, आखिरकार तुमने खुद को प्रकट कर ही दिया। तुम रैडिकल, तुम्हारा असली उद्देश्य है। पर वो वाक्य पूरा कह पाती उससे पहले स्याही सी काली शक्ति छाया वाली आकृति से बाहर फैल गई, अंधेरे का विशाल वृत्त बनाकर चारों दिशाओं से उसकी ओर उमड़ पड़ी। एक्लिप्स मून यान ने बिना झिझक हवा में छलांग लगाई। उसके पास उड़ान की क्षमता नहीं थी। 48,000 का अत्यधिक उच्च एबिलिटी इंडेक्स होने पर भी उसे उड़ने के लिए फ्लाइंग व्हीकल की आवश्यकता होती है। लेकिन छायासी आकृति हंसी, तुम्हारी एबिलिटी व्हील ऑफ गुड एंड इविल, वो विरोधी की स्पेशल एबिलिटीज को पहचान सकती है। ये तुम्हें लाभ देती है सहायक पक्ष में, लेकिन सीधी लड़ाई में तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं। चैप्टर 2340, चांद पर बीते हुए घटनाक्रम 3। एक्लिप्स मून यान भी इस बात को भली भांति जानती थी, इसलिए वो एक छलांग में उस अंधेरी गलियारे के अंत की ओर कूद गई। लेकिन काले साए का वो धुंधला आकृति उसके पीछे से तेजी से उसका पीछा करने लगी। कोई फायदा नहीं। जिस क्षण तुमने मुझसे इसे छिपाने और उन अर्थलिंग्स को चुपके से यहां से जाने की चेतावनी देने का फैसला किया, उसी क्षण तुम एक बलि के रूप में नियत हो गई थी। एक्लिप्स मून यान ने एक गहरे नीले रंग का भाला निकालकर पीछे की ओर निशाना साधा और एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रहार छोड़ा। 48,000 क्षमता सूचकांक वाली अतिमानवी शक्ति का हमला, भले ही वो सिर्फ शुद्ध ऊर्जा विस्फोट ही क्यों न हो, फिर भी अत्यंत विनाशकारी होता है। लेकिन वो काला साया मानो एक अथाह गहरी खाई जैसा था। उसने उसकी सारी ऊर्जा को निगल लिया। एक्लिप्स मून यान ने चाहे जितने भी प्रहार किए, उन सबका कोई असर नहीं हुआ। वो क्रोध में चिल्लाई, आखिर इसका क्या मतलब है? क्या तुम मौत का पीछा कर रहे हो? नहीं, ये एक गौरवपूर्ण बलिदान है, स्वयं को दानव को जागृत करने के लिए भोजन के रूप में समर्पित करना। जो ही उस छाया मूर्ति ने यह कहा, उसके आसपास की जगह मानो स्याही की तरह काली ऊर्जा से भरने लगी। वह फैलती गई और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को ढकने लगी, मानो एक विशाल अथाह ग्रसनी बंद हो गई हो, और उसने एक्लिप्स मून यान को पूरी तरह निगल लिया। क्या? तुम्हारी शक्ति? नहीं, ये तुम्हारी क्षमता नहीं है। एक्लिप्स मून की आवाज संघर्ष से निराशा में बदलने लगी। तुमने दानव देव से शक्ति प्राप्त कर ली है। मुझे लगा था कि यह वो होगा। छायाकृति ने अपना मुक्का कसा और अंधेरे की शक्ति ने
एक्लिप्स मून को पूर्णतः निगल लिया। व्हील ऑफ गुड एंड ईविल की शक्ति निश्चय ही उपयोगी है, लेकिन तुम अत्यधिक आत्मविश्वासी रही हो। परिणाम स्वरूप इतने समय से तुमने अपनी क्षमता का उपयोग मुझ पर करना बंद कर दिया और कभी यह महसूस नहीं किया कि मैं पहले जैसा नहीं हूं। तुम बहुत भोली हो एक्लिप्स यान। अपनी जान देकर मेरी इच्छा पूरी करो। अगली सुबह सूर्योदय से पहले झंग यी अपने कमरे में विश्राम कर रहा था। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। एक प्रबल छठी इंद्रिय ने उसे बताया, कुछ बहुत बुरा हुआ है। झंग यी उछलकर खड़ा हो गया। वो पहले से ही पूरी युद्ध वर्दी में था। उसके उठने की आवाज से पास में सो रही झूक गया और यांगसिया भी घबराकर जाग गई। झंग यी, क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं बाहर देखता हूं। झंग यी ने मिश्र धातु दरवाजा खोला और तेजी से ड्रीमर के डेक पर पहुंचा। सूर्योदय से पहले चांद असीम अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। समय नियंत्रण क्षमता ने कभी गलत चेतावनी नहीं दी। झंग यी ने सावधानीपूर्वक चारों ओर देखा। भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया। क्या हो रहा है? क्या मैं भ्रमित हूं? उसने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि ड्रीमर की एआई प्रणाली की चेतावनी गूंज उठी। वार्निंग, वार्निंग, आगे अत्यधिक ऊर्जा का पता चला है। युद्ध के लिए तैयार रहें। झंग यी की निगाहें तीखी हो गई। सबको जगाओ। लेवल 1 डिफेंस सक्रिय करो। ड्रीमर प्रणाली सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ड्रीमर सदैव उच्चतम स्तर की सतर्कता पर रहता है। झंग यी ने सिर हिलाया। ओह, सही है। इस अति आधुनिक युद्धपोत के चारों ओर विशाल ऊर्जा ढाल सक्रिय हो गई। उसके दाएं हाथ में ईश्वरीय जंजीर सर्प लिपटे हुए थे, कभी भी सर्वोच्च हथियार में बदलने के लिए तैयार। कुछ ही पलों में वो समझ गया, शत्रु सच में आ चुके हैं। ड्रीमर की चेतावनी की आवश्यकता नहीं थी। हवा में कंपी ही काफी थी। दूर से एक विशाल काला बादल गर्जना करते हुए उनकी ओर आ रहा था, मानो सब कुछ कुचल देगा। तो डार्क मून एम्पायर दिन में जो कुछ भी किया वो सब छलावा था। शू, झंग यी ड्रीमर की मुख्य तोप के स्थान पर चमक कर पहुंचा। तोप का मुंह इतना बड़ा था मानो सैकड़ों मीटर लंबा धातु फूल खिल गया हो। उसने अपना दाया हाथ तोप पर रखा, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सटीक प्रहार करने के लिए तैयार। ड्रीमर की सभी तोपें घूमकर लक्ष्य की ओर लग गई। जल्द ही सभी लोग डेक पर दौड़ते हुए आ गए। क्या हुआ? ब्रायन सांस संभालते हुए बोला, डार्क मून एम्पायर हम पर हमला कर रहा है। झंग यी ने संक्षिप्त समझाया। सब सदमे में आ गए। दिन में सब ठीक दिख रहा था, फिर रात में हमला क्यों? इंद्र ने मुट्ठी भींची। मुझे सच में कम आंका गया। शायद उन्हें नहीं पता कि मैं भरत का लॉर्ड कितना शक्तिशाली हूं। उसकी आंखों में रहस्यमयी तेज चमकने लगी। संस्कृत चिन्ह तैरने लगे। उसने भविष्य देखा, सब सुरक्षित। लेकिन शर्त थी। वो झंग यी की ओर देखने लगा, जो मुख्य तोप चला रहा था, और धीरे धीरे उसके पास खिसक लिया। उसके भविष्य दर्शन के अनुसार झंग यी के पास रहना ही सुरक्षित था। दूर क्षितिज में पृथ्वी के ऊपर से अचानक एक नीली रोशनी उठी और क्षण में ड्रीमर की ओर दागी गई। वो ऊर्जातोप किरण मानो अंतरिक्ष चीरते हुए आ रही थी, एक तलवार की तरह। बूम! वो ड्रीमर की ऊर्जा ढाल से टकराई। आसपास की जमीन फट गई। युद्धपोत तक हिल गया। लेकिन कैंग्योन क्लैन, वुलुयन एम्पायर और लू केरन की सम्मिलित तकनीकों से निर्मित ये युद्धपोत उस विनाश को झेल गया। बदले में मौन रहना अशिष्टता है। झंग यी लड़ाई शुरू नहीं करता, लेकिन डरता भी नहीं। एक बार हमला हुआ तो जवाब जरूर देता है। मुख्य तोप में ऊर्जा क्रिस्टल तेजी से जलने लगे, सफेद राख में तब्दील होते हुए। अंदर एक भयंकर स्वर्णिम ऊर्जा किरण संकुचित होने लगी, झंग यी की क्षमताओं से प्रबल होकर। डेस्टिनी, जैसे ही उसने फुसफुसाकर कहा, काली ऊर्जा तोप से निकली, एक तरफा ऊर्जा ढाल को पार करते हुए।
उनके हमले को प्रतिबिंबित करते हुए वापस भेजते हुए। ये अत्यंत तेज था, सैकड़ों किलोमीटर कम से कम 10 सेकंड में पार हो गए। झंग यी की बाई आंख में पुराने घड़ी चक्र की परछाई कापी, दाई आंख में अराजक शून्य का प्रकाश झिलमिलाया। समय और अंतरिक्ष धीरे धीरे एक हो रहे थे, मिलकर एक संयुक्त तकनीक बनाते हुए। सटीक निशाना प्लस नियति प्लस 5 सेकंड आगे का पूर्ण पूर्वानुमान। दूरस्थ वध का परम शस्त्र, डेस्टिनी। जिसे लक्ष्य करे वो बच नहीं सकता। ये ओदीन के गुंगनिर जैसा है, पर वो कारण संबंध चुनता है। झंग यी समय अंतरिक्ष डार्क मून एम्पायर की विशाल सेना को अर्थलिंग्स की तुरंत और तीव्र प्रतिकार की अपेक्षा नहीं थी। अचानक दसियों हजार श्रेष्ठ योद्धा एक ही वार में राख में बदल गए। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।